नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। हम अध्ययन कर रहे थे, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, सोलर परिवार के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थात सौर परिवार के बारे में। शुरू में हमने सौर परिवार की जो बारे में अध्ययन के बारे में जो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी, वह है सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें हमने 3 तरह के सिद्धांतों के बारे में जाना। पहला सिद्धांत है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी जो संकल्पना है वह है द्वैतवादी संकल्पना और तीसरी संकल्पना है आधुनिक सिद्धांत। पिछले वीडियोज़ में हमने इस पर संक्षिप्त में इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो भी प्रमुख सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो भी प्रमुख परिकल्पनाएं हैं, चूँकि जो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वही सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी हैं, अतः ओरिजिन ऑफ द अर्थ उसके जो सिद्धांत हैं उसी को हम जो सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत है रिलेट करते हुए 1 बाय 1 उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों, जो अद्वैतवादी अर्थात अद्वैतवादी यानी एक तारक जो परिकल्पना है, उसमें पहला सिद्धांत आता है बफन का, कास्टे दी बफन ने। इनके अनुसार शुरू में पुच्छल तारा परिकल्पना भी इसको कहते हैं। इन्होंने बताया कि सूर्य के निकट एक विशाल पुच्छल तारा, जिसे कॉमेट भी कहते हैं, वह आया। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा इस कॉमेट के बीच में टक्कर हुई और सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकल गया और उसी पदार्थ के बाहर निकलने के बाद घनीभूत होने से ग्रह व उपग्रह की रचना हुई। बड़े जो ग्रह पिंड थे वह ग्रह कहलाए और छोटे पिंड उपग्रह के रूप में स्थापित हुए। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है कांट की वायव्य परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। जो वायव्य राशि परिकल्पना है कांट की, उसके तहत कांट का एक जो सेंटेंस है, कथन है, वह प्रसिद्ध है। कांट का कहना था कि गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ इट, अर्थात मुझे पदार्थ दो और मैं दिखाऊंगा कि कैसे इससे विश्व का निर्माण होता है। उन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी वह न्यूटन के गुरुत्व के नियम पर आधारित थी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है वह आधारित था। उनके अनुसार आकाश में जो पदार्थ हैं, पौराणिक या आद्य पदार्थ जिसको हम प्री मोडियल मैटर भी कहते हैं, वह पदार्थ मौजूद था। ये कण कठोर थे, शीतल थे तथा गतिहीन थे, किंतु गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें परस्पर ये कण आपस में टकराने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिससे इसमें गति व उष्णता अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो आरंभ में एक ठंडा व गतिहीन पदार्थ जो आद्य पदार्थ था वह कैसा था? ठंडा और गतिहीन, इसमें गति भी नहीं थी। तो यह ठंडा व गतिहीन जो पदार्थ है वह आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में आपस में टकराता है। परिणाम स्वरूप इसमें ऊष्मा व गति उत्पन्न होती है और एक विशाल वायव्य गैसियस उष्ण निहारिका नेब्यूला का रूप धारण कर लेता है। यह जो निहारिका होती है इसमें गति उत्पन्न होने के कारण यह तेजी से घूमती हुई अब केंद्रीय बल के कारण उसका जो विषुवतीय भाग होता है, विषुवतीय अर्थात बीच का भाग जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, उसमें उभार होने लगा। इस प्रक्रिया के तीव्र होने के कारण जो यह गैसियस वायु राशि है उसमें एक छल्ले के रूप में, निहारिका के रूप में एक भाग जो है वह बाहर निकला छल्ले के रूप में। इस प्रकार क्रमशः 9 भाग 9 छल्लों के रूप में उत्पन्न होते हैं और वह छल्ले उससे निहारिका से अलग होते हैं। प्रत्येक छल्ला संगठित होकर के ग्रह का निर्माण करता है। पदार्थ का जो अवशिष्ट भाग है वह सूर्य के रूप में रह जाता है। इन ग्रहों के घनीभूत होते समय ग्रह में से भी कुछ छल्ले जो होते हैं वह बाहर निकलते हैं और कालांतर में उपग्रह बनते हैं। इस तरह से वर्तमान जो सौर परिवार की उत्पत्ति है वह कांट के अनुसार, इमैनुअल कांट के अनुसार वायव्य राशि परिकल्पना के आधार पर हुई है। दूसरी जो प्रमुख परिकल्पना है वह है लाप्लास की निहारिका
परिकल्पना। लाप्लास की जो नीहारिका परिकल्पना है उसमें लाप्लास, जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जिनका पूरा नाम है मार्क्विस डी लाप्लास, उन्होंने 1996 में अपना परिकल्पना दी। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक में नीहारिका सिद्धांत के माध्यम से लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। यह जो सिद्धांत है वह अपने तार्किक आकर्षण के कारण आने वाले कुछ समय तक प्रभावी रहा है। लाप्लास के जो विचार हैं वह कांट के विचारों से समानता रखते हैं, लेकिन जो संभावना है वह यही है कि उसे कांट के प्रकाशन की कोई जानकारी नहीं थी। लाप्लास ने इस अनुमान के साथ अपनी परिकल्पना को प्रारंभ किया कि जो नीहारिका है वह घूर्णन करती हुई है। लाप्लास और कांट के जो परिकल्पना है उसमें यही अंतर है कि कांट ने जो परिकल्पना बताई थी जिसमें प्रीमोर्डियल मैटर अर्थात आद्य पदार्थ जो बताया था वह गतिहीन था और उसमें कोई ऊष्मा नहीं थी, यानी ठंडा था वह। लेकिन लाप्लास ने जो नीहारिका परिकल्पना की वह घूर्णन करती हुई अर्थात गतिशील नीहारिका की परिकल्पना की, जिससे सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। यह पहले से ही मौजूद थी। इस सिद्धांत के जो प्रमुख तथ्य हैं वह इस प्रकार से हैं। अंतरिक्ष में जो घूर्णन करती हुई नीहारिका है वह अत्यंत ही उष्ण थी। यह नीहारिका ठंडी होकर के सिकुड़ने लगती हैं, जिससे इसकी जो घूर्णन गति है वह बढ़ जाती है। ठंडी तथा संकुचित होती हुई जो नीहारिका है उसमें गति के बढ़ने से जो इसका विषुवतीय रेखीय भाग है, क्षेत्र है, वह बाहर की ओर केंद्रोपसारी शक्ति के कारण केंद्रोपसारी शक्ति में वृद्धि होती है तथा यह जो मुख्य पिंड है उससे शनि के जो वर्तमान वलय है उसी की भांति एक चपटी बिंब यानी फ्लैट डिस्क के रूप में पृथक हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं आरंभ में नीहारिका है जिसका यह विषुवत रेखीय उभार है, जो कि शुरू में यह उष्ण होती है लेकिन धीरे धीरे यह ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के कारण इसमें सिकुड़न शुरू हो जाता है और सिकुड़ने के कारण इसकी केंद्रोपसारी शक्ति होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें वृद्धि होती है। साथ ही उसमें गति भी बढ़ जाती है, जिससे जो विषुवतीय रेखीय भाग है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और यह जो पिंड है उससे मुख्य पिंड से जो शनि है उसके वर्तमान वलय जो हैं, छल्ले हैं, उसी की भांति इससे एक एक वलय अलग होता है। यहाँ हम देख सकते हैं यह सिकुड़ने लगती है नीहारिका, जो यहाँ पर बड़ी है उसी का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने के कारण, घूर्णन गति बढ़ने के कारण सिकुड़ भी जाती है और गति भी बढ़ जाती है। और जो इसका वलय है वह शनि के जो छल्ले हैं उसी की भांति इसमें भी छल्ले निर्मित होते हैं और धीरे धीरे यह नीहारिका से अलग होते जाते हैं। और बाद में जो छल्ले अलग होते हैं या वलय अलग होते हैं वह ग्रह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जो घूर्णन करती हुई जो नीहारिका होती है वह बारंबार शीतल होती जाती है। परिणाम स्वरूप जो संकुचन भी बार बार होता है और परिभ्रमण की गति भी क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रकार केंद्रोपसारी शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, जो कि विषुवत रेखीय जो बाह्य किनारे हैं उसके गुरुत्व बल पर हावी हो जाती है। जो विषुवत रेखीय इस किनारे से पृथक होकर के अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। इससे एक एक करके ये छल्ले बनते हैं और यह जो वलय है वह क्रमशः इससे अलग होते जाते हैं। जो विभिन्न ग्रह हैं उन पर भी यह जो ग्रह अलग होते हैं, नीहारिका से जो छल्ले या वलय अलग होते हैं, उस वलय के से जो ग्रह का निर्माण होता है उस ग्रह के चारों तरफ भी इसी तरह की प्रक्रिया होने के कारण उपग्रहों की भी उत्पत्ति होती है। नीहारिका की जो नाभिक है अर्थात न्यूक्लियस जो है वह जब शेष रह जाता है तो वह सन का रूप वर्तमान में सूर्य के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से इस संपूर्ण प्रक्रिया में ग्रहों में घूर्णन तथा परिक्रमण उत्पन्न होता है। अर्थात ग्रहों में भी दो तरह की गतियाँ, रोटेशन और रिवोल्यूशन उत्पन्न होता है और मोटे तौर पर उसी तल पर वर्तमान जो ग्रह है वह अपने स्थान पर स्थित होते हैं। निसंदेह कुछ उपग्रह हैं, उनकी गति अधिकांश ग्रह तथा उपग्रहों से भिन्न थी। परिणाम स्वरूप जो मूल गैसीय तथा बाद में तरल पदार्थ से ठोस जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वह पृथ्वी के जो ऊपरी ठोस भूपटल तथा तरल पिघले हुए आंतरिक भाग से प्रमाणित होती है।
लाप्लास की जो परिकल्पना है वह अत्यंत ही सरल एवं तर्कसंगत है। इसकी सहायता से कुछ उपग्रह को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह तथा उपग्रह उनके घूर्णन तथा परिक्रमण की जो दिशा है उनकी समानता की व्याख्या करना भी संभव हो पाता है। यह परिकल्पना है वह विभिन्न ग्रहों की कक्षा लगभग गोलाकार होने तथा समान तल में होने की भी व्याख्या करती है। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा जो अन्य ग्रह हैं वह प्रारंभ में गैसीयस अवस्था में थे और कालांतर में वे द्रवित अवस्था से होकर के अंततः ठोस रूप धारण करते हैं। और जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में हम जाते हैं भूगर्भ की तरफ तो तापमान में वृद्धि होती जाती है और जो ज्वालामुखी क्रिया है वह इस परिकल्पना का अर्थात लाप्लास के गैसीयस परिकल्पना का समर्थन करती हैं। तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वह है अन्य जो निहारिकीय परिकल्पना है जिसमें क्विपर की परिकल्पना है और ऑफवेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, ज्वारीय सिद्धांत है। इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।